आज जब इलेक्शन का टाइम आ गया है तो 3 या 4 महीने बाकी बचे हैं, तो हमारे जो ज़िलाध्यक्ष हैं रतनदीप सिंह और जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं सूरज सिंह जी, ये कई बार डिमांड कर चुके हैं। 20-20 लाख रुपए की डिमांड है इनकी, और कहते हैं कि अगर हमें ये पैसा नहीं मिला तो हम आपकी टिकट बहन जी से कटवा देंगे। आपकी जो भी करना है वो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं और हम आपकी टिकट होने नहीं देंगे जब तक हमें ये पैसा हमारा नहीं मिल जाएगा। वो ऑडियो बनाने में बहुत ही माहिर, मुझे तो बहुत बड़े खिलाड़ी वो नज़र आ रहे हैं। और अगर उन पे इतने ऑडियो उन्होंने बनाए हैं तो ये ऑडियो भी ज़रूर होगा जिसमें हमने पैसे मांगे, उसको वायरल करें, दिखाएं, जनता तक पहुंचाएं कि भाई जिलाध्यक्ष ने इतने पैसे मांगे, दिखाएं उसको भी। ईदगाह का इतिहास 40 साल पुराना है, 40 साल पुराना है। ईदगाह का इतिहास 40 साल पुराना है। ये आज क्या ईदगाह में लोग अपना इलाज कराएंगे या एजुकेशन लेंगे या आपको स्वास्थ्य करेंगे या अपना लेन देन कारोबार तो बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? ईदगाह से तो कारोबार नहीं बढ़ता। धन्यवाद। सब आप आजकल बड़ी सुर्खियों में बने हुए हैं, समाचार पत्रों के प्रमुखता पे आपकी खबरें लगी हुई हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताएं सर, आपकी नाराजगी का क्या कारण था और ये जो ऑडियो वायरल हुई है इसका क्या कारण है सर? असल में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग इस बसपा पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कितने दिनों पुरानी है। मैं मान्यवर कांशीराम जी के ज़माने से जो है इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मान्यवर कांशीराम जी ने ही मुझे सदस्य बनाया था और उसी वक्त मेरी जो सदस्यता की रसीद है वो भी मेरे पास हैं और काफ़ी रसीदें थी, मैंने कटवाई थी उस टाइम पे। तो मेंबर बनने काफ़ी बनाए थे। तो उस ज़माने में ये था कि भाई जो है मान्यवर कांशीराम जी जो हैं, बोलते रहिए आप सर, हाँ, बोलते रहिए, इधर देख के। मुसलमानों की भी क़यादत करें और जो है हमारे जो दलित और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी क़यादत करें। और जो है चूँकि मुसलमानों का कोई लीडर है नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई कायद नहीं है, तो इनको उसके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया। मैं अपने एक चिकित्सक के होने के नाते अपने अस्पताल में लगा रहा। कुछ मुझे पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई के बाद जो था, मुझे 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो मुझे कुछ ये लगा कि साहब दलित और माइनॉरिटी के लोगों को हर जगह पीटा जा रहा है, उनको बेइज्जत और जलील किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे फिर दिल में आया कि चलो हम भी कुछ देखते हैं, मिलते हैं बहन जी से मुलाकात करके। बहन जी अगर क़यादत मंजूर कर लेती हैं पूरे दलित समाज की और माइनॉरिटी समाज की तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि इन दोनों को ही पीटा जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो अब मेरा जब मैं इनसे मिला तो बहन जी से मैं एक लेटर के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई। हमारे जो शहर के जो कोऑर्डिनेटर थे उस ज़माने के, डॉक्टर महेश चौधरी साहब और रणवीर कश्यप सिंह जी थे, ये लोग मेरे पास आए। मुझे इन्होंने बताया, कन्विंस किया, बताया कि साहब आप बहन जी से मिलिए और अपनी बात रखिए। तो मुझे बुला करके ले गए। ये 25 दिसंबर सन 17 की बात है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद भी बहन जी ने हमें टाइम दिया, बहुत सारी बातें हुई। और जो हम लेटर लेके गए थे, जो चिट्ठी लेके गए थे, वो बहन जी ने उसको बड़ा अच्छे से समझा। उसके बाद बहन जी ने अगले महीने में जन्मदिन का टाइम आ रहा था 15 जनवरी को, 25 दिसंबर के बाद 2018 में। तो बहन जी के जन्मदिन पे हमने पूरी तैयारी करी, हमने मुलाकात भी की और जितना भी हो सकता था। बहन जी ने मुलाकात के दौरान मुझसे कहा कि आपको हम 2 मंडल का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। 2 मंडल, आगरा और अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया। लेकिन मैं बाद में मैंने कहा कि बहन जी मेरे लिए एक बड़ा काम हो जाएगा 2 मंडल को संभालना, इसलिए मुझे एक ही मंडल पर रहने दीजिए। तो बहन जी ने मुझे एक ही मंडल, अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर बना दिया। उसके बाद जो था नेक्स्ट मीटिंग में बहन जी ने कहा कि भाई इनको जो ज़िला ये जो सदस्य का कार्यकारिणी सदस्यता है उसमें इनको लिया जाए, तो मुझे ज़िला का कोषाध्यक्ष भी बना दिया। उसके बाद तीसरी मीटिंग में बहन जी ने कहा, इन लोगों ने कन्विंस करके बताया कि साहब बहन जी इनको इलेक्शन लड़ाना है विधानसभा का। तो 2022 के लिए मुझे इन्होंने मनोनीत कर दिया और बहन जी ने जो भी मुझसे कहा मैंने उसके मानक पूरे किए। और वो कुछ दिनों के बाद ही 3 और 4 सितंबर को जब हमारे यहाँ भाईचारा समाज सम्मेलन का सबका जब अधिवेशन चला तो उसमें मेरी घोषणा भी करवा दी गई। घोषणा मेरी 3 और 4 तारीख को हुई। 3 तारीख को तो उस वक्त सांसद थे, मौजूदा सांसद थे हमारे बाबू मुनकादरी साहब, जो आज चीफ सेक्टर प्रभारी हैं, कई मंडलों के सरकारी हैं, 2 बार के MP भी हैं। तो उन्होंने 3 तारीख को मेरी घोषणा की कि डॉक्टर महराज अली को प्रभारी बनाया जाता है और प्रभारी जो हमारा होगा वही शहर विधानसभा का प्रत्याशी भी होगा आने वाले इलेक्शन में।
उसके बाद अगले दिन 4 तारीख को RS कुशवाहा, जो उस वक्त के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे, RS कुशवाहा, 4 तारीख को उन्होंने फिर मेरी घोषणा की और विस्तार से बताया। वो सारे रिकॉर्डिंग और सारी अखबार मेरे पास हैं, सारी ऑडियो मेरे पास हैं, सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी ये बयान किया कि भाई डॉक्टर महराज अली को हम लोग जो हैं अपने शहर सीट 76 का प्रभारी नियुक्त करते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि हमारे यहाँ जो प्रभारी बनाए जाते हैं वही इलेक्शन के दौरान प्रत्याशी भी उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद जो था चलता रहा, जो बाकी जो पार्टी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मैं पूरी करता रहा। जो भी लेनदारी होती है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, सदस्य खर्चा होता है, जो बहन जी जन्मदिन का है, या भाभी जो बड़े हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे बाबा साहब हैं या कांशीराम जी हैं, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाता है, उन सब कार्यक्रम में हमेशा से मैं भाग लेता रहा और मैंने जो भी मुझसे मदद हो सकी जो है मैं करता रहा। अब जब इलेक्शन करीब आ गया तो अब मुझे रतनदीप सिंह जी का फ़ोन आता है कि साहब आप प्रभारी नहीं हो, आप प्रभारी नहीं हो। मैंने कहा भाई मेरी तो घोषणा हो चुकी है, मैं प्रभारी क्यों नहीं हूँ। तो उसमें डिटेल में पूरी रिकॉर्डिंग है सब चीज़ों की, जो हमारी उनसे बातचीत हुई। उसने कहा कि साहब मेरे ज़माने में तो आपकी घोषणा हुई नहीं है, मैं तो जानता नहीं, आज मैं हूँ तो आज मेरे हिसाब से होगा। और मैंने बताया कि मेरे तो जो आज आपके भी बॉस हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, बाबू मुनकादर ने घोषणा की है, ख़ुद उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं, हम नहीं मानते आपको घोषणा में कोई भी, हम तो आपको ये नहीं जानते कि आप हमारी पार्टी में भी हो। जबकि हमेशा हर जगह हर प्रोग्राम में जब मुझे बुलाया जाता था डाइस पे तो ये कहा जाता है कि आशीर्वाद बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त डॉक्टर महराज अली शहर प्रभारी 76 विधानसभा मुझे बुला करके बाकायदा इससे खिताब करके मुझे बुलाया जाता था माइक पे। और अब ये इसी में साल से ये हो गया कि मुझे ये इनविटेशन भी नहीं देते, कोई बुलाते भी नहीं हैं। और उसके बावजूद मेरा टिकट कंफर्म करने के बाद भी, प्रभारी बनाने के बाद भी, ये लोग जो हैं दूसरे दीगर मेंबर को, रज़िया खान साहब को, बारी बोबी साहब को, और सबको बुला करके ये लोग उनको मिला के ला रहे हैं बहन जी को, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे। वो कहते हैं हमारा टिकट फाइनल हो गया। तो मेरा हिसाब किताब कुछ हुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है। मेरा जिस दिन टिकट फाइनल हुआ था, हम 3 लोगों का टिकट फाइनल हुआ था, मेरा हुआ था और अभय कुमार बंटी भैया, जो इगलास क्षेत्र से 2019 में उन्होंने इलेक्शन अपन लड़ लिया। उसी पैसे में, उसी टिकट में, उसी जो डिक्लेरेशन किया था बहन जी ने, उसी में वो इलेक्शन अपना लड़ चुके हैं, उसी अमाउंट में। और दूसरा जो है यहाँ पे जो हाथरस के हमारे प्रभारी बनाए गए थे मोहर सिंह जी को, मोहर सिंह जी को भी यही साहब उनके साथ हुआ। मोहर सिंह जी के साथ भी उन्होंने ये किया, हमारे इन कोऑर्डिनेटर्स ने। उसको बेचारे को जो है पैसा भी गया, उसका सब कुछ गया। आखिरकार उसको ह्यूमिलेशन के बाद वो कोर्ट में चले गए। आज वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। यानी यूँ मान लीजिए अभय बंटी लड़ चुके, मोहर सिंह जी जो हैं वो कोर्ट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं लड़ा अभी तक, उसी अमाउंट में मैंने कुछ भी इलेक्शन नहीं लड़ा अभी तक। मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। मैंने कोई इन लोगों की अदब करने में, इनकी दावतें करने में, इनको बिठाने में मैंने हमेशा सहयोग किया, इनको हर तरह के प्रोग्राम में सहयोग किया। आज सिर्फ पैसे की वजह से कहते हैं कि साहब आपको पैसा, जो आज के जो मौजूदा मानक हैं वो पूरे करने पड़ेंगे तो हम आपका टिकट फाइनल करने देंगे, अदरवाइज़ हम लोग नहीं करने देंगे। और हमें भी चाहिए उसमें, चूँकि हमारे कोई कारखाने चल नहीं रहे, हमारा भी यही कारोबार है, हमारी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, हमारे खर्चे होते हैं, कहाँ से पूरे होंगे, हमारा तो ऐसे ही पूरा होता है। तो ये सब कुल मिला करके जो है मुझे इतना आहत हूँ मैं, जिसके मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगा जो उनकी डिमांड है। उनकी डिमांड बहुत ऊंची है, तो मेरे बस का तो वो नहीं है करना। मैंने ये तय करके दिया था कि जो मैं ये अमाउंट दे रहा हूँ, तो मैं अगर इतने में आप मेरा टिकट फाइनल कराओगे 2022 का, तो मैं ये आपको अमाउंट देता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना वापस ले आता हूँ। मैंने रणवीर कश्यप जी और महेश चौधरी, बाबू मुनकादर अली के तीनों को बिठा करके अमाउंट बीच में रख के ये बोला था कि ये है मेरे। अमाउंट कितना था? अमाउंट खोली वो अमाउंट तो जो मेरा जो खर्चा टोटल हो गया है वो करीब 80 से ऊपर मेरा हुआ है, 80-90 के बीच में खर्चा हुआ है। हाँ, 80-90 हज़ार, 80-90 लाख रुपए गए हैं जो मेरे खर्च हो चुके हैं। खर्चा तो आपकी उसमें कुल जी है ना, व्हीकल्स का भी है, कहीं बाहर जा रहे हैं वो भी है, क्या सारे जोड़ रहे हैं आप या पार्टी के लिए? स्पष्ट करिए। नहीं, उसमें यह है कि मेरा जो टेबल पे जमा हुआ था वो करीब 35 लाख रुपए। कहाँ पर जमा हुआ? ये बहन जी के पास हुआ था लखनऊ में। वहाँ पे लखनऊ में कुछ जमा पैसा हुआ, कुछ दिल्ली में जमा हुआ। फाइनल तो दिल्ली में हुआ जाके,
और उसके बाद बहन जी के सारे जन्मदिन भी मैंने मनाए, सब अमाउंट दिया मैंने उसमें पैदा सारा। बहन जी के जन्मदिन मनाएंगे या बाबा साहब के जन्मदिन मनाएंगे या मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाएंगे, उसमें अमाउंट बीच में कहाँ से आ रहा है? बस वो बतौर तोहफा, बतौर कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए कहते हैं वो लोग, बताते नहीं, हैं। 2.5 साल के 30 महीने का कितने रुपए? हाँ 20,000 रुपये महीना। किस चीज़ के 20,000? ये किसको मेंटेनेंस होता है हमारी पार्टी में। दिए? किसको दिए थे मेंटेनेंस के पैसे? ये सब हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बाबू मुनकाद अली साहब हैं, उस वक्त गजराज विमल जी भी थे, रणवीर कश्यप जी भी थे, महेश चौधरी सब भी थे, इनको सबको मैंने दिया। और तिलकराज हमारे जिला अध्यक्ष थे, उनके हाथों में इनके सबके पैसा, ये कहते थे हम जमा कराते थे। बहन जी का जब भवन निर्माण हुआ, बहन जी दूसरा बना, उस वक्त भी हमने पैसा दिया, और सदस्यता का भी मेरे 2 लाख रुपये गया। और मैंने जो भाईचारा सम्मेलन जो हुआ था, मेरी जब घोषणा हुई थी, वो 3 दिन प्रोग्राम चला था AB गार्डन में, खैर बाईपास पे, तो उसमें भी मेरा 7-8 लाख रुपए खर्च हुआ। उसमें मैंने किसी सदस्य से, किसी भी बसपा के किसी भी मेंबर से ये 2 रुपये नहीं लिए मैंने टोटल, यानी उसने किसी ने गिलास पानी तक या कोई फूल माला तक नहीं कंट्रीब्यूट की, मैंने सारा अपने पैसे से खर्च करके उसको करवाया था। तो उसमें मेरे 7-8 लाख रुपए लग गया। और बाकी और जितने अखबार में ऐड देना, ये करना, और जो खर्चे होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, मैंने बराबर से कंट्रीब्यूट सबके बराबर किया मैंने। अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं जो भी मुस्लिम्स लीडर हैं, वो अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं, कार्यकर्ता बनना कोई नहीं चाहता, चुनाव ही लड़ना क्यों चाहते हैं, विशेषकर अब समाज के? मैंने बिल्कुल नहीं चाहता इलेक्शन लड़ना कभी, मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे इस पार्टी में आया था, और मुझे बहन जी में लगी थी, मुझे आस्था है उनकी, मुझे आज भी बहन जी से कोई शिकायत नहीं है। बहन जी जो अपनी जो ईमानदाराना काम करती हैं, जो डिसीज़न लेती हैं, वो पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए फ़ायदेमंद होता है, और वो कोई पक्षपात की या कोई बेईमानी की या कोई किसी के दबाव की राजनीति नहीं करती हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने बताया बहन जी का झंडा लेकर चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं। हाँ। क्या कह सकते हैं इस बात को, आप अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बराबर आगे लगे हुए थे, जब आपके व्यक्तिगत लाभ नहीं हुए तो आपने विरोध करना शुरू कर दिया? मेरा क्या कहना इस तरीके से? अभी तो कोई लाभ का मसला ही नहीं है। मेरा क्या लाभ है? मेरा लाभ तो सिर्फ ये था कि मेरा जो मुस्लिम समाज है वो ऊपर आए, कैसे भी कोई लीडर बने, और बहन जी से अच्छा मुझे कोई लीडर उस जमाने में नहीं लग रहा था। टिकट नहीं मिली तो विरोध क्यों हुआ? टिकट नहीं मिली तो आपके हित जब साबित नहीं हुए तो इसका मतलब आपको नाराजगी हुई, आपको विरोध करना शुरू किया? मुझे तो घसीटा गया टिकट के लिए, मुझे खुद इलेक्शन लड़ाने के लिए ले गए। मान्यवर, वो ठीक है, लेकिन आजकल के जो समाचार पत्रों में जो समाचार है, जब आपके व्यक्तिगत हितों को लाभ नहीं मिला तो आपने विरोध किया उसका। हाँ, मेरा विरोध यह है कि जो मुझे जो उनकी जो लाइन है, जो पार्टी की लाइन है, मुझे उस तरह से जो जैसे दिखाया गया था वो बिल्कुल उसका उल्टा निकला। हाँ, बिल्कुल उल्टा। आप मान रहे हैं ना कि हाँ, जो बातें हुई थी वो धोखा हुआ मेरे साथ? बिल्कुल मेरे साथ धोखा तो हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई। आपके साथ चीटिंग हुई, तो क्या इस बात को कहा जा सकता है कि आप अल्पसंख्यक समाज के साथ में भी आप चीटिंग कर रहे हैं, जो आपके हित से साबित नहीं हो रहे? आप उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की बात रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए राजनीति करूंगा, और जब आपका नंबर आया तो आपने बैक ड्रॉप में चले गए, पीछे चले गए, बैक फुट पर आ गए। तो उसके कारण है ना बहुत बड़े। आप देखिए मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग अभी हो गई है, तो आगे कैसे होगा, और कहाँ से मैं इतना बड़ा अमाउंट लाऊंगा? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, धोखा हुआ, लेकिन आपने अपने समाज को भ्रम में रखा? नहीं, मैंने बिल्कुल भ्रम में समाज को रखा नहीं। आप अपने समाज के दम पर ही तो टिकट मांग रहे थे कि वो आपको वोट देंगे, आप जीतेंगे, विधायक बनेंगे और लाभान्वित करेंगे लोगों को, अपने लोगों को। देखिए, मैंने शहर सीट से ही इस टिकट इसलिए बाद में फाइनल किया था कि मेरा जो शहर का जो मुसलमान है या जो दलित कुचला लोग हैं, जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, आप समझिए करीब 10 लाख की वो आबादी है, 8 से 10 लाख की आबादी है। उस 8 से 10 लाख की आबादी में मुस्लिम बसते हैं। वो भोजपुरा से लेकर के ऊपरकोट से और सारा सरामिया और नीवरी और खैर रोड बाईपास पे, उस जगह पे आज तक एक 2 बेड का एक हॉस्पिटल नहीं है, जिसमें अगर किसी की एक उंगली फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर नहीं हो सकता। सुविधाओं के नाम पे इतना अभाव है वहाँ, ऐसा कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं आपको। डॉक्टर साहब, आप सुविधा के नाम पर अभाव कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन भारत के टॉप नामचीन जो व्यक्ति हैं वो वहाँ के विधायक हैं और जनहित में काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जनहित, तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जनहित के कार्य गिना रहा हूँ मैं आपको। वो जनहित कार्य के एक हॉस्पिटल नहीं है, एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक मदरसा नहीं है, एक बैंक नहीं है, एक डाकखाना तक इस आबादी के लिए नहीं है। ये फैसिलिटीज़ हैं। मस्जिदें तो बन रही हैं लगातार, मस्जिद मदरसे और ईदगाह बराबर नहीं, कहाँ बन रहे हैं आपके क्षेत्र? आप देखिए मदरसे जाके, मदरसे और स्कूल कैसे होते हैं, मदरसे स्कूल कैसे होते हैं। ईदगाह तो बनना है, क्योंकि धर्म ईदगाह तो सुनिए, ईदगाह का इतिहास 40 साल पुराना है।
40 साल पुराना है। ईदगाह का इतिहास 40 साल पुराना है। ये आज क्या ईदगाह में लोग अपना इलाज कराएंगे या एजुकेशन लेंगे या आपको स्वास्थ्य करेंगे या अपना लेन देन कारोबार बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? ईदगाह से तो कारोबार नहीं बढ़ता और मस्जिद से भी कारोबार नहीं बढ़ता। आपका फतवा जारी हो जाएगा इस बात से? नहीं, बिल्कुल आप मेरा फतवा जारी कराइए अगर मैं गलत हूँ तो। आप बताइए क्या है, बताइए। मैं ये कहता हूँ कि क्या हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है? 4000 की आबादी के गांव के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं। ये 4000 की आबादी के लिए एक हॉस्पिटल भी होता है, सामुदायिक अस्पताल होता है, CSC PSC होता है और बैंक भी होते हैं छोटे बड़े सब मिला करके। इतनी बड़ी आबादी में एक छोटा सा भी बैंक क्यों नहीं है? इतनी बड़ी आबादी में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। आप जाइए छोटे छोटे कस्बों में मिल जाएंगे आपको। 10 लाख की आबादी का कोई नहीं होगा। तो ये फैसिलिटी है जो हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, जो वहाँ के विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज तक क्या फैसिलिटी प्रोड्यूस करा पाए वो? एक फैसिलिटी के नाम पे मुझे आप गिना दी। चलिए, आप पूरा लीडर जानते हैं, आप गली गली को जानते हैं मनोज भाई। आप बता दिए एक फैसिलिटी, आप एक हो वहाँ पे, एक बता दिए मुझे आप। डॉक्टर साहब मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, आप बताना आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते। जी बताइए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम सुना है आपने? जी जी जी, बहुत सुना है। सालिम अंसारी साहब का नाम सुना है? जी, अंसारी साहब का भी सुना है। कादिर राणा साहब का नाम सुना है? बहुत सुना है। शाहिद अखलाक साहब का नाम सुना है? जी, बहुत सुना है। मेरे वतन के हैं। आपके वतन के। तो आखिर बहन जी ने इन सब लोगों को सुख, सम्मान, पैसा, मान और अपने से ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन आखिरकार ये क्यों बुरे वक्त पर आने पर क्यों भाग गई मैदान छोड़कर? देखिए, ये चीज़ें जो हैं बहन जी के और उनके बीच की बातें हैं। अब ये जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं यही समझता हूँ कि शायद उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। डायरेक्ट तो मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई ना, कुछ मुझे कोई बता सकता है ये बात। मगर यही हाल जो मैं अब जो भुक्तभोगी हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। नहीं तो लेकिन ये बात तय है, अगर हम बात करें, हमारे यहाँ 3 लोग हैं सिर्फ। अगर हम कहें जी। कि सत्ता का और पैसे का लाभ लेने के लिए जी। जब आप लोगों को लाभ मिलता है तो आप जुड़े रहते हैं, और जब आपके हित सिद्ध हो जाते हैं तो धोखा दे के भाग जाते हैं। अभी तो हमारा हित क्या, अभी तो हम बहुत दूर हैं हित से। अभी तो अगर हित को आप कोई संज्ञा देना चाहते हैं, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो खर्च ही खर्च हो रहा है हमारा। नहीं, नसीमुद्दीन भाई तो 18 मंत्रालय थे उनके पास, राष्ट्रीय महासचिव थे, MLC रहे, उसके बाद में सिंचाई विभाग था, PWD था, हाँ, उनके बाद तो कई आबकारी डिपार्टमेंट था, लेकिन उसके बाद तो उन्हें कमी पड़ गई और तीखे 18 विरोध पर उतर आए, उन्होंने रिकॉर्डिंग वायरल। नहीं, आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ कौम का भला किया? बता दे, आपको बता दे कुछ किया? उन्होंने नहीं किया ना। आज उनके पास 10 वोट नहीं है। आज उनकी क्या इमेज है आप मुसलमानों को? मुसलमान पहचानता है मुसलमानों को? नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, अपने हितों के लिए आप लोग आगे आते हो, जब हित सिद्ध नहीं होते तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसका मतलब कौम के साथ धोखा करते हैं। नहीं, मैं तो, हमारा तो वो मौका ही नहीं आया कि धोखा करें या कोई फ़ायदा कर पाए। अभी तो वो मौका हमारे पास नहीं आया। अभी तो हम मौका ये है कि भाई बहुत दूर है उससे। मैं रतनदीप सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़। दरअसल जो बहुजन समाज पार्टी में टिकट देने का काम अगर कोई करता है तो हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी टिकट देने का काम करती हैं। हम लोग तो केवल माध्यम है, ज़िले की रिपोर्ट हम देते हैं कि कौन किस सीट पर कौन प्रत्याशी अच्छा रहेगा, जो जीत सकता है, बढ़िया है, निष्ठावान है, ईमानदार है, क्षेत्र में जिसकी छवि अच्छी है, उनकी टिकट के लिए हम लोग उनको बहन जी तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार का आरोप जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसे आरोप क्यों कोई लगा रहा है। अगर हम पर कोई आरोप लगा रहा है तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा एविडेंस हो, कोई मजबूत आधार हो तो वो हमें बताएं कि हमने किसी से पैसा मांगा है या कुछ है। और बहुजन समाज पार्टी तो विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। पहली बात तो किसी का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। जिस सीट पर वो बात कर रहे हैं उस सीट पर अभी कोई प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं हुआ। और अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए मांगे हैं, तो अभी कल मीडिया में उन्होंने बयान भी दिए और कई ऑडियो वायरल भी किए। तो अगर बहुत सारे ऑडियो वायरल कर दिए तो पैसे जो मैंने मांगे हैं तो वो ऑडियो भी वायरल कर दें। ये तो वो वाली बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई। अगर हमने मांगा है तो जब इतनी ऑडियो उन्होंने दे दिया, आज हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है और सर्व समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक अच्छी नज़रों से देख रहा है कि बसपा सरकार बनाने जा रही है, 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ऐसे में ऐसी लोग बातें कर रहे हैं तो
तो वो दिखाएं, हमारा समाज भी तो देखें और पता तो चले मैंने उनसे क्या मांगा है। अगर उन्होंने इतने ऑडियो वायरल करे, एक ऑडियो पैसे वाला भी दे दें कि मैंने 20 लाख मांगे, ज़रूर होगा। अगर ऑडियो अगर मैंने उनसे मांगा होगा तो उनके पास होगा ज़रूर, तो वो दे। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा कोई शॉपिंग मॉल और कोई वो नहीं है, होटल नहीं है जो आप जाके वहाँ कोई ख़रीदारी कर लेंगे। यहाँ पर केवल कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम किया जाता है। आपकी अगर भावना अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, समाज के लिए आप समर्पित हैं, आपने क्षेत्र में काम किया है, तो यकीनन आपको टिकट मिलेगा। अभी तक जितने भी लोगों को पार्टी टिकट देने का काम कर रही है वो अच्छे और पुराने वर्करों को दे रही है। इन्होंने लगभग सवा साल से ज़्यादा मुझे हो गया, 2020 सितंबर में मैं जिलाध्यक्ष बना था, उसके बाद से इनकी निष्क्रियता पूरी तरीके से बिल्कुल मतलब जीरो थे, ये बिल्कुल सक्रियता बिल्कुल शून्य थी। क्षेत्र में इन्होंने कोई मीटिंग में नहीं गए, केवल कभी कभार मैं देखता था कि मंचों पर बड़े पर जाकर सामने की कुर्सी पर ये ज़बरदस्ती बैठ जाते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता हूँ कि जो वाकई में वर्कर है, जो अच्छा वर्कर है और निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो सर्व समाज के साथी हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम करें, उनको ही सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो अवसरवादी लोग हैं, उन्होंने हमेशा लाभ लेने का काम किया। ऐसे कई नेता आए जिन्होंने लाभ लिया और वो छोड़कर चले गए और पार्टी पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर उन्होंने लाभ देखा, लाभ मिल गया तो भी चले गए और नहीं मिला तो भी ये भाग गए। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखेगी, चिन्हित करके ऐसे लोगों को भी बाहर करने का काम किया जाएगा जो केवल जो है अवसरवादी किस्म के लोग हैं। 2022 का चुनाव बहुत करीब है, तो पार्टी में निष्ठा रखते हुए सभी लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो जाएं, एकजुट होकर सामाजिक भाईचारा बनाते हुए पार्टी के लिए बढ़िया तरीके से काम करें। इसी के साथ मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग जुट जाएं और ऐसे लोगों की बातों में ना आएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।